नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पाकिस्तान में आजकल हर तरफ से बुरी खबरें ही आ रही हैं और भारत का दुनिया में डंका बज रहा है। दुनिया भर में न्यू इंडिया, G20 समिट, ऑपरेशन दोस्ती, ग्रोथ रेट, विश्व गुरु, इंडिया के साथ इन शब्दों को जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के लिए डिफॉल्टर, फ्लॉप, कटोरा, करप्शन, इन्फ्लेशन, EMI, IMF जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। मोदी को ग्लोबल लीडर मान लिया गया है और पाकिस्तान को एक फेल स्टेट। शहबाज को एयरपोर्ट पर कोई रिसीव करने नहीं आता और वर्ल्ड पावर्स मोदी से बात करने को उतावली रहती हैं। दुनिया में कोई देश पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाना चाहता। सबको लगता है शहबाज मुंह खोलेंगे तो कुछ मांगने के लिए, हाथ निकालेंगे तो कटोरा फैलाने के लिए। ऐसे में पाकिस्तान अब मोदी मोदी होने लगा है। वहां पाकिस्तान की आवाम को क्यों लगता है कि उनके देश का कोई नेता अब उन्हें नहीं बचा सकता? हां, मोदी अगर नजरे इनायत कर दें तो वारे न्यारे हो जाएंगे। पाकिस्तान की अर्जी पर मोदी की क्या मर्जी है? मोदी पाकिस्तान को लेकर क्या प्लान बना रहे हैं? क्या मोदी पाकिस्तान की मदद करेंगे? मोदी ह्यूमैनिटी और डिप्लोमेसी में कैसे बैलेंस बनाएंगे? इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। मोदी जी आई लव यू, मोदी जी आई लव यू, इंडिया बेस्ट, इंडिया जबरदस्त और मोदी साहब आई लव यू। यकीन करें मैं मोदी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। क्योंकि वो अपने लोगों के लिए, यार जो बंदा अपने लोगों के लिए जी रहा है। एक आखिरी, मोदी साहब यकीन करें मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, आप एक क्लास हैं, बड़े इंसान हैं। क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, आप इंडियन हैं, मैं आपसे कभी मिल नहीं सकता, लेकिन ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिश है कि मोदी साहब आपसे ऐसे हाथ मिला के ना एक जोर से पाकिस्तानी जफ्फी डाल लीजिए आपके साथ, क्योंकि आप बड़े लवली इंसान हैं यार। आबिद ने कहा आई लव यू मोदी भाईजान, अख्तर ने कहा मोदी हिंदुस्तान की जान, अली रजा ने कहा मोदी हिंदुस्तान की शान, हैदर बोला, महबूब अहमद बोला, मोदी से बेहतर नहीं कोई इंसान। तो आपको चाहिए इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मोदी साहब जरूर देख लें। जबरदस्त। और ये इतनी शेयर हो कि मोदी साहब मुझे खुद कहें कि यार वो बच्चा जो है ना वो जफ्फी डालना चाह रहा था, मैं इससे जफ्फी डालूं। मोदी साहब को जाके सबसे पहले, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है, इस जिंदगी का एम होता है ना, मोदी आई लाएगी यार, मोदी जैसा बंदा ही कोई नहीं। सबसे पहले मोदी साहब से हाथ मिलाना है, एक जोर की जफ्फी डालनी है उनसे, और उनके कान में कहना है, सरेआम नहीं कहना कि भाई जो भी हो गया है ना, अब पाकिस्तान से भी जफ्फी डाल। आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, आप लकी हो कि आपको ऐसा मिनिस्टर मिला, प्राइम मिनिस्टर। कौन है आबिद, कौन है अख्तर, कौन है हैदर, कौन है महबूब अली? सच्चाई सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। एक ऐसा वक्त जब हिंदुस्तान में मोदी के सारे दुश्मन इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहे हैं, मोदी की कब्र खोदने की धमकी दे रहे हैं, मोदी को मुसलमानों का दुश्मन बता रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। उस वक्त सरहद पार शहबाज के नहीं, इमरान के नहीं, मोदी के चर्चे हो रहे हैं। 24 घंटों से नहीं, कई हफ्तों से हो रहे हैं। मोदी का मैंने घर देखा, आप यकीन माने, शायद आपने भी देखा हो, वो एक छोटी सी जिंदगी गुजार रहा है और वैसे वो इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो, और क्लास है जिसका नाम क्लास है। तो मोदी जी आई लव यू। बहुत कम होता है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह एक ही नाम ट्रेंड करे, मगर 75 साल में पहली बार इस वक्त दोनों ही मुल्कों में एक नाम सबकी जुबान पर है, और वो नाम है आबिद। पाकिस्तान के आबिद को सिर्फ मोदी चाहिए और कुछ नहीं। आबिद ऐसा क्यों कह रहा है, उसे ऐसा क्यों लग रहा है, जवाब खुद उसी से सुनिए। पाकिस्तान के आबिद का यह मैसेज हर हिंदुस्तानी के लिए है, हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों के लिए है, और भारत में मोदी के कट्टर विरोधियों के लिए भी है। इंडिया की तारीफ क्यों करते हैं, आज मुझे बता दें। आज मैं बता ही देता हूं आपको। आज से चंद साल पहले ना मैं इंडिया को अच्छा बोलता था। देखिए, जो अच्छा कर रहा है हमारा हमसाया है, हम सबसे पहले उसे अच्छा कहेंगे। जबरदस्त। तो मेरे दोस्त जो है ना, मेरे दोस्त वो मुझे कहते थे वो तू पाकिस्तानी होकर ये क्या कर रहा है, और भाई वो तरक्की कर रहे हैं, वो सब। आज वो दोस्त मेरे अपने मुंह से कहते हैं कि इंडिया बेस्ट। क्या आप भी शर्म कर लो यार। और भाई मोदी से नफरत करते हो, उसे सीखो।
उसने 8 साल अपने लोगों के साथ क्या किया है? अपने लोगों के लिए जी रहा है, वो अपने लोगों का फायदा कर रहा है। ठीक है, एक काम आपने मोदी जी करना है, मुसलमानों पे थोड़ी सी नरमी कर लें तो पूरी दुनिया में आप जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं। इंडिया की तारीफ इसलिए की जाती है कि वो तारीफ के लायक है। जब आप तारीफ के लायक थे तो हम ऐसे खड़े होते थे कि भाईजान हमारा पाकिस्तान, और अभी भी पाकिस्तान हमारा है यार, उसे सही करने के लिए तड़प रहे हैं हम लोग। पाकिस्तान की अवाम मोदी की तारीफ करने लगे तो समझ जाइए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भारत के लिए कुछ तो इतना अच्छा कर रहे हैं जो मोदी के विरोधियों को भले ही पसंद ना आए, समझ ना आए, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो चर्चा का विषय बन जाए। हिंदुस्तान में मोदी की 9 साल की लीडरशिप का ही असर है कि अब पाकिस्तानी ये तक कहने लगे हैं कि काश वो इंडिया में पैदा होते। वो बाकायदा मोदी की मिसाल देकर चौक चौराहे पर घूम घूम कर बताते फिर रहे हैं कि पीएम हो तो मोदी जैसा हो, वरना न हो। मुल्क हो तो वो भी हिंदुस्तान जैसा हो, पाकिस्तान न हो। यकीन मानो अब दिल पता क्या करता है कि हमें इंडिया में ही पैदा होना चाहिए था। सर ये तो मुझे गारंटी से पता है। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, कि आने वाले चंद ही महीनों में, कुछ सालों में पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो मजबूरन ये बात करेगा कि हमने इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ठीक हो गया? आपका चैलेंज बड़ा कामयाब होगा, ये भी मैं आपको बताऊं क्यों। इंडिया से दोस्ती करने में इस टाइम आपका फायदा है। उन्हें कोई जरूरत नहीं है आपसे दोस्ती करने की। आप तो भूखे नंगे हो यार, आपसे क्या दोस्ती करनी है? उन्हें क्या फायदा है? और आप दोस्ती करोगे आपको क्या फायदा मिलेगा? आपके खाने पीने की चीजें सस्ती मिलने लग जाएंगी। पाकिस्तान में इस वक्त की सिचुएशन यह है कि वो दाने दाने को मोहताज है, इसलिए उसे इंडिया की ही दरकार है। पड़ोसियों को अब शहबाज से नहीं, अपनी फौज से नहीं, मोदी से ही आस है। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाइए, कुछ मिले न मिले, मोदी का जिक्र जरूर मिल जाएगा। मोदी के लिए आम पाकिस्तानियों का मैसेज दिख ही जाएगा। जैसे हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं ना, अल्लाह पाक का, इस तरह आप अपने भगवान का करते होंगे। बिल्कुल। जिसका भी करते हैं तो उसका शुक्रिया अदा करो कि आप इंडिया में पैदा हुए हो। आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। आप लकी हो कि आपको ऐसा मिनिस्टर मिला, प्राइम मिनिस्टर। और यकीन करें कि इस टाइम हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इंडिया में पैदा होना चाहिए था। हम हैं पाकिस्तानी, इंडिया भी हमारे बहन भाई दोस्त हैं यार। लेकिन हम ये देख रहे हैं ना कि हम अपने बच्चों को जब रात को रोटी नहीं दे सकते तो हम इंडिया में पैदा होते यार, सारा कुछ इजी होता, अवेल होता। अगर मोदी साहब ये देख रहे हैं ना, तो मोदी साहब ये टाइम है, आप कहते हैं ना इंसानियत के साथ हूं मैं, ये टाइम है आपको पाकिस्तान के साथ खड़े होने का, दुश्मनी खत्म करें। पाकिस्तान भी थोड़ा सा हाथ बढ़ाएगा तो फिर ना सर, अब ये तो चलो जो भी हो चुके हैं, मैं लफ्ज तो नहीं बोलूंगा, आप ही पहल कर लें, और पहल करने वाला बड़ा इंसान होता है। आप बड़े बन जो, कोई बात नहीं, इनका ख्याल करो आप। सवाल यह है कि पाकिस्तान के आबिद ने जो मदद मांगी है, क्या भारत मदद करेगा? विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही यह क्लियर कर चुके हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान श्रीलंका जैसा देश नहीं है। पाकिस्तान को अपनी मदद खुद करनी होगी। यह सुनकर पाकिस्तान में अभी से सन्नाटा पसरा हुआ है। पाकिस्तान के क्राइसिस में क्या इंडिया पाकिस्तान की कोई हेल्प कर सकता है या पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सकता है? तो पाकिस्तान का मसला यह है कि इंडिया के साथ अगर पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं कि हम अमन लाएं, तो आर्मी नहीं चाहती। अगर आर्मी चाहती है तो फिर पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहते। अब इंडिया ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर इन लोगों ने हमारा ट्रस्ट खत्म किया फर्स्ट टाइम। इंडिया ने बुरे वक्त में श्रीलंका का भी साथ दिया, अफगानिस्तान का भी साथ दिया। अगर नहीं दे रहा तो पाकिस्तान का नहीं दे रहा। आज उसका जवाब मिल गया कि मुझे कि पाकिस्तान का इंडिया साथ क्यों नहीं दे रहा। और जयशंकर ने भी कहा कि उनका श्रीलंका के साथ जो रवैया था जब श्रीलंका दिवालिया हुआ था, वैसा रवैया वो पाकिस्तान के साथ चाह कर भी नहीं अपना सकते। हाँ, इनकी सिंसियरिटी नहीं है। अगर उनसे अमन करेंगे, सुलह करेंगे तो ठीक होगा, फिर आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक भी होंगे। पाकिस्तान इंडिया ये 1947 के बाद इन्होंने अपने ताल्लुकात बिगाड़े हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया इन्हें। तो इन्हें चाहिए कि ये अपने ताल्लुकात जो है उनको बेहतर करें, एक दूसरे की हेल्प करें, ताकि ये भी आगे की तरफ निकलें। इंडिया का तो नून लीग के पहले भी मोदी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रह चुके हैं, तो उन्हें चाहिए कि मोदी साहब से बात करें और अपनी जो ट्रेड है वो उसके थ्रू करें। इंडिया के साथ जो हमने खुद साख्ता दुश्मनी पाली हुई है, उसका नुकसान भी सिर्फ पाकिस्तान को हो रहा है, इंडिया को कोई नुकसान नहीं है। हम यहाँ पर इंडिया के साथ दुश्मनी निभाने में लगे रहे हैं और इंडिया आप देखें कहां से कहां पहुंच गए। मगर इसी बीच
हिंदुस्तान के भीतर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। संघ के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल ने पाकिस्तान को मदद देने की अपील की है। बड़ा दिल दिखाया है, बड़े भाई की तरह पाकिस्तान की खुशहाली की कामना की है। पाकिस्तान में रहते हमको दिन रात गाली देते, नहीं वो भी सुखी हो। अभी पाकिस्तान में आटा 250 रुपए किलो हो गया, हमको दुख होता है भाई, अपने देश के लोग 250 रुपए किलो आटा हो गया, हम भेज सकते हैं। भारत 25-50 लाख टन गेहूं उनको दे सकता है, लेकिन वो मांगते ही नहीं, आने भी नहीं देते। अरे वहां की जनता को भूख से मरने के बजाय भारत के पास सरप्लस गेहूं है, दे सकता है। अरे 70 साल पहले हमारे साथ ही थे, इतनी दूरी का क्या लाभ है? हालांकि पाकिस्तान 4-5 बार हमसे झगड़ा कर चुका है, वही आक्रमण करता है बार बार, 48 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो। उसके बाद ही भारत के सब लोगों के मन में ये बात आई होगी, अरे भैया 250 रुपए किलो आटा वहां हो गया है, दे दो 10-20 लाख टन गेहूं भिजवा दो। भारत की दरियादिली एक तरफ, दूसरी तरफ सच्चाई तो यह है कि भारत लाख कोशिश कर ले, पाकिस्तानी अवाम चाहे कितनी भी मिन्नतें कर ले, पाकिस्तान की सरकार, वहां की फौज ये नहीं चाहती, ये चाहती ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान से किसी तरह की कोई मदद ले। जब आपने अपने चैनल्स पे अपने बच्चों के ज़हन में ये चीज़ बैठाई हुई कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया से जंग करनी है, इसके अलावा कोई दिमाग ही नहीं यूज़ किया। अगर आपने अपने बच्चों को ये सिखाया होता ना, इंडिया आपका दोस्त है, देखिए आज आप इंडिया से अपना हाथ बढ़ाएं तो सही दोस्ती का, आपको गले से लगाएंगे वो लोग, क्योंकि आप एक ही माँ के बेटे हो, एक ही जगह से निकले हुए हो आप लोग, एक ही मुल्क से निकले। 1947 से पहले सब एक ही जगह पे इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे ही खाते थे, पीते थे, कुछ भी नहीं था। ये सब ड्रामा था एक मुल्क को अलग करने के लिए। पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि भारत उनके मुल्क की मदद करे, जबकि दूसरी तरफ यूएनजीए में यूक्रेन पर जारी चर्चा के बीच पाकिस्तानी डेलीगेशन कश्मीर कश्मीर चिल्लाने लगता है। भारत उसी वैश्विक मंच से पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाता है, खूब खरी खोटी सुनाता है। और उधर पाकिस्तान में खुद वहां की अवाम अपनी फौज और सरकार से पूछने लगती है, घर में दाना पानी है नहीं, चले हैं हिंदुस्तान से जंग लड़ने, कश्मीर छीनने। वो तो ये तक कहते हैं कि भारत से दोस्ती कर लो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। इंडिया पाकिस्तान एक हो जाएं, आप बिलीव कीजिए कि दुनिया में इंडिया और पाकिस्तान का जोड़ नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। मैं एग्री करता हूं। पूरी दुनिया में हो सकता है सुपर पावर एशिया में ये बन जाएं। देखिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को इंडिया से दुश्मनी खत्म करें, ठीक है, इंडिया से दोस्ती बनाओ। अभी यकीन मानो, इंडिया का शुक्र मनाओ, आप माइंड ना कीजिएगा पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, ठीक है। जिस हालात में आप हो, आप जंग नहीं लड़ सकते, और इंडिया का शुक्रिया अदा करो कि वो आप पे जंग नहीं कर रहा, आप पे अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि तो आप तो भूखे हुए उस टाइम, आपके पास ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना डॉलर है, ना कुछ है, कैसे जंग लड़ोगे उनके साथ? दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान की हालत तो अब ऐसी हो गई है कि अब वो अपने सैनिकों का पेट तक नहीं भर पा रहा। कंगाली से पाकिस्तानी सेना की कमर टूट चुकी है, सैन्य मेस में 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। कई सैन्य अफसरों ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर ऐलान कर दिया है कि अगर आपूर्ति और रसद रोकी गई तो फिर उन्हें भी कुछ सोचना पड़ेगा। क्या आप हमें इंडिया से हेल्प मांग लेनी चाहिए? इंडिया से हेल्प पूरी दुनिया से मांग रहे हैं, बुरी बात क्या है? आप उससे तजारत मांगे ना, हेल्प क्यों मांगते हैं? ट्रेड करें उसके साथ। ट्रेड के लायक है मुल्क के साथ? हाँ है, हमारे पास माइंड है ट्रेड वाले। बिल्कुल है। अगर है तो अभी तक किया क्यों नहीं? वो ऊपर की ताकतें नहीं करने देती बेटा, ऊपर की ताकतें हमें करने नहीं देती। क्या हम नालायक हैं? नालायक तो नहीं है, लेकिन हो गए हैं। क्या हम निकम्मे हैं? नहीं। क्या हमसे कोई काम नहीं होता? सब काम करते हैं सर। इसी बरक्स आप इंडिया को देख ले, हर चीज के अंदर टॉप कर रहा है। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं आप, हर चीज वहाँ सस्ती है, यहाँ महंगी है। दुनिया इंडिया को सलाम कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तानी अवाम अपनी सरकार और फौज को ही इस बर्बादी और तबाही के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, मोदी से सबक सीखने को कह रही है। पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत है, क्या कहेंगे आप? अगर हम हिस्ट्री में जाए तो 2 वाकयात होते हैं। एक दफा मोदी आता है इस मुल्क में, एक पठानकोट वाकया होता है। ये दोनों को आप देखें, रिलेट करके देखें। मोदी आया तो उसके 6 महीने नहीं गुजरे तो पठानकोट हो जाता है। अच्छा। तो इसका क्या था, मोदी ने तो मेरे ख्याल से आया इधर नवाज शरीफ के घर, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा जेस्चर दिया उसने, कि उसने अपना स्टांस क्लियर किया कि जी हम दोस्ती रखना चाहते हैं, कोई मसला नहीं। और पठानकोट किसने कर दिया?
वो पठानकोट देखें, अब हमारी देखें आर्मी का एक अच्छा स्कूल है, वो मीडिया अच्छा कंट्रोल कर ले। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हिस्ट्री में हमारी इंडिया से किसने नहीं बनने दी। अच्छा। वो तो इनकी बरादरी है ना। नवाज शरीफ को हमेशा गद्दार कर दिया गया और ये कहा गया कि नवाज शरीफ इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। अब देखें जब हमसाये से लड़ाई होती है ना तो फिर दोनों घर तरक्की नहीं कर सकते, ये तो बात पक्की है। लेकिन सर इंडिया तरक्की कर रहा है, आप ऐसे ना कहें। देखें मैडम, हाँ वो इसलिए कर रहा है कि वो अपने आप के साथ मुखलिस है। हम अपने आप के साथ मुखलिस ही नहीं है। देखें पहले तो जो हमारी आर्मी है ना उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस मुल्क को चलाना किसने, उन्होंने चलाना है या पॉलिटिशियन ने चलाना है, पहले ये डिसाइड करें। अब आप क्या चाहते हैं एज अ पाकिस्तानी, इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से हम छोटे थे तो वो ज्यादा होता था, जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए हिस्ट्री को पढ़ा, कारगिल का वाकया पढ़ा, तो वो भारत ने तो नहीं शुरू किया था कारगिल, वो जंग किसने छेड़ी थी? वो तो फातेह कश्मीर बनने के कौन निकला था? वो तो मुशर्रफ निकला था। भारत ने तो नहीं कहा था कि हम लड़ने आ रहे हैं वापस, जो थोड़ा कश्मीर है वो भी वापस लेना है। पाकिस्तान में हाई टैक्स लग रहे हैं, कॉस्ट कटिंग हो रही है, सरकारी पैसा बचाया जा रहा है, प्लेन में इकोनॉमी क्लास से सफर का फॉर्मूला निकाला गया है, लेकिन कुछ भी काम करता नहीं दिख रहा। और पूरी तरह कंगाल हो चुका पाकिस्तान अब बस या तो चमत्कार के सहारे बैठा है या मोदी मोदी ही कर रहा है। यही दुआ कर रहा है कि काश मोदी बचा लें, मोदी ही मदद कर दें। इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है, तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। अभी हमें तलाश है तैयब उर्दगान की या मोदी की, डिफॉल्ट तो हमने होना ही होना है। इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं, मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान, तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फर्क पड़ता है? इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं, इस चीज़ को मानना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक अपनी अना पे झूठी तसल्ली, जो मीडिया ने दिखाया सारी जिंदगी, बचपन से जो हमें पढ़ाया गया कि इंडिया दुश्मन है हमारा, यकीन करें बचपन से ये पढ़ाया होता ना हम इंडिया हमारा दोस्त है, तो आज हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ होना था। अभी रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना, अपनी जो झूठी अना है, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी ख़त्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो, बहुत बड़ा है आपसे, आप छोटे बन जो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर प्रयागराज शूटआउट पर आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में जमकर तनातनी दिखाई दी। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर योगी सरकार को घेरा तो बाबा ने उनके काउंटर का जोरदार एनकाउंटर किया। अखिलेश ने कहा कि यूपी में फिल्मी स्टाइल में मर्डर हो रहे हैं, तो बाबा ने पलटकर सवाल पूछा कि इन माफियाओं की सरपरस्ती कौन सा दल कर रहा है। इस पर तीखी बहस हुई और फिर बाबा ने विधानसभा में पर्चा निकाला और समाजवादी पार्टी के माफिया अतीक अहमद से रिश्तों की पूरी कुंडली खोल दी। बाबा ने कहा कि यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी और उमेश पाल के हत्यारों का जल्द मुकम्मल हिसाब होगा। माफिया, मर्डर और बुलडोजर का यह चैप्टर बाबा कैसे क्लोज करेंगे, देखिए ये रिपोर्ट। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं। वो खुद इस घटना को नहीं समझ पा रहे हैं, कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं। सुरक्षा की बात करते हैं, हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए हो, कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए।
उमेश पाल मर्डर कांड के बाद प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उमेश पाल के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों की भीड़ पहुंची। उमेश पाल के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी के आंसू नहीं थम रहे। क्या परिवार, क्या मोहल्ला, हर कोई गमजदा है, क्योंकि राजू पाल मर्डर के बाद उमेश पाल ही थे जो माफिया अतीक अहमद के खिलाफ सीना तान कर खड़े थे, ये जानते हुए भी कि उनकी जान को खतरा है और 2024 के चुनाव से पहले माफिया बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। फांसी चढ़ाए, वो शेर हिम्मत नहीं छोड़ता था, काम मरते दम तक लड़ेंगे। उमेश पाल की मां जहां हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रही है, वहीं बहन कहती है कि उन्हें योगी बाबा पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो घर आकर वादा करे कि उमेश के हत्यारों का अंजाम बहुत बुरा होगा और एक्शन जल्द होगा। उम्मीद तो हम लोग लगा रखे हैं कि हम लोग का न्याय मिलेगा। अब देखते हैं योगी जी न्याय देते हैं नहीं देते हैं, बोल तो रहे हैं, पर लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब तक कि मंत्री जी हमारे दरवाजे नहीं आएंगे तब तक हम डेड बॉडी नहीं उठने देंगे। मंत्री जी मतलब कौन? योगी जी। एसपी सिंह बघेल की आप लोग मांग कर रहे हैं? एसपी सिंह बघेल भी आए। एसपी सिंह बघेल तो वो तो यहाँ रहते थे, उनको तो आना चाहिए था, कल ही नहीं आए, पर लेकिन वो भी आए, दोनों लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग डेड बॉडी नहीं उठने देंगे। विधायक पूजा पाल जब उमेश पाल के घर पहुंची तो घर वाले उन पर भड़क गए। उमेश पाल की बहन से बहस हो गई। बिल्कुल मुकदमा चल रहा है, देखिए मुकदमा एकदम ट्रायल पे हम लोगों का आ गया है। कुछ ही 5-6 महीने में एकदम हमारा लोगों का सीबीआई का जो विवेचना होकर के सीबीआई कोर्ट में चल रहा है लखनऊ में, तो उसमें सब होने वाला है। अब इस तरह से चुनाव ये ट्रायल के ही दौरान इस तरह से घटना होगा तो कौन गवा जाएगा, आप बताइए? कोई जाएगा? सबको अपने जान की प्यारी है। वही जब सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगा। इस तरह से कांड में और सब हमारे जो गवाह हैं सब बेचारे खाते कमाते लोग हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत मजबूत है। शुक्रवार को माफिया अतीक अहमद से जुड़े मामले में कोर्ट में बहस के बाद उमेश पाल अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वो अपनी कार से उतरे, घात लगाए शूटर्स ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दुकान में घात लगाकर छुपे हुए शूटर्स ने करीब 16 राउंड फायरिंग की। फिल्मी स्टाइल में प्रयागराज जैसे शहर में एक वकील और गवाह का दिन दहाड़े अंत कर दिया गया। योगी सरकार ने यूपी एसटीएफ को हत्याकांड की जांच का जिम्मा सौंपा है। एसटीएफ की लखनऊ यूनिट को भी प्रयागराज भेजा गया है। प्रयागराज के ज्वाइंट सीपी की अगुवाई में 10 टीमें शूटर्स की धरपकड़ में लगाई गई हैं। पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों बेटे एहजम और आबान के साथ करीब 14 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ से भी 4 लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शूटर्स की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। कौन शूटर्स हो सकते हैं, किन इलाकों से हो सकते हैं, उनका संबंध किससे हो सकता है, ये सभी तार खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पहली सुई है माफिया अतीक अहमद पर, और अतीक अहमद को लेकर के आए मुख्यमंत्री ने सदन में भाषण दिया है कि समाजवादी पार्टी के टेन्योर में ही अतीक अहमद एमपी बना, एमएलए बना, और इस घटना के पीछे जो भी लोग जिम्मेदार होंगे, जो भी माफिया जिम्मेदार होगी, सरकार उनको मिट्टी में मिला देगी। जिसके बाद परिवार ने तो भरोसा जताया है, लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, यूपी एसटीएफ की कई टीमों को लगाया गया है, कई टीमों को लखनऊ से प्रयागराज भेजा गया है। इस पूरे मामले के खुलासे के लिए फिलहाल पुलिस ने अभी किसी को गिरफ्तार तो नहीं किया है, लेकिन यूपी एसटीएफ के इस मामले में लग जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा और पता लगेगा कि आखिर उमेश पाल का हत्यारा कौन। पुलिस ने कोर्ट से उमेश पाल के घर तक की जो सीसीटीवी खंगाली है, उससे सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उमेश पाल का मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। शूटर कोर्ट से घर तक उनका पीछा करते हुए आए। कुछ हथियारबंद शूटर कार में सवार थे और कुछ दोपहिया वाहनों में भी थे। जैसे ही उमेश पाल अपनी कार से उतरे, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। हमला इतना घातक था कि उनके गनर को भी मोर्चा संभालने का मौका नहीं मिला और एक गनर भी मौके पर जान गंवा बैठा। इसी गाड़ी से उमेश पाल मामले में बहस को शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे
उसी दौरान घात लगाए बदमाशों ने, जो कि लगातार उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे, ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। बमों से हमला किया गया, गोलियों से हमला किया। और यहाँ पर जो बुलेट्स के निशान हैं, देखिए यहाँ पर बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से ये फायरिंग की गई है। ये बुलेट का निशान है, यहाँ पर S2 लिखा हुआ है, यानी कि गोलियों के निशान और भी हैं। यही इलाहाबाद की घटना ये ऐसी घटना है जो फिल्मों में देखी जाती है। प्रयागराज शूटआउट पर यूपी विधानसभा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विधानसभा का आगाज होते ही अखिलेश यादव ने उमेश पाल मर्डर के बहाने योगी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कानून व्यवस्था का सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जवाब मांगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि माफियाओं पर बुलडोजर प्रहार करने वाले बाबा का जवाब भी बिल्कुल बुलडोजर स्टाइल में होगा। इलाहाबाद जैसा महानगर, जहां हमारा हाई कोर्ट है, न्यायालय है, माननीय न्यायालय हैं, और वहां पर इस तरीके से शूटिंग हो रही हो, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो, और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में? और अगर समय पर इलाज मिल जाता जहां अस्पताल में पहुंचे हैं तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन कहां घूम रहे हैं? और सिक्योरिटी का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस फेलियर। कमिश्नरेट बता रहे हैं, कमिश्नरेट से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। केवल एक शहर की घटना नहीं, सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। हमें उम्मीद है कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है, और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है। और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? इसके बाद तो योगी बाबा ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक कई तगड़े प्रहार किए। उन्होंने जैसे ही माफिया अतीक अहमद का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ा, अखिलेश यादव आपे से बाहर हो गए। उन्होंने ये कहकर समाजवादी पार्टी का दामन बचाने की कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ जानबूझकर बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं। इस पर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में समाजवादियों पर करारा तमाचा जड़ा। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो जितने माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या हैं? अपराधी दूर कर, अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या हैं? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता वेल पर आ गए और विधानसभा अध्यक्ष के सामने हंगामा करने लगे। इस मुद्दे पर बहस कराए जाने की मांग करने लगे। स्पीकर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब समाजवादियों की समझ में नहीं आया तो एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला और अखिलेश को बताया कि जिस माफिया अतीक अहमद का नाम उमेश पाल मर्डर केस में आ रहा है, उसका समाजवादी पार्टी से क्या कनेक्शन है। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं, और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं।
इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है? और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। लेकिन अखिलेश इसे मानने को तैयार नहीं थे, लिहाजा योगी बाबा ने पर्चा निकाला और समाजवादी पार्टी की माफिया परस्ती का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। आइए जरा माफिया अतीक अहमद की कुंडली देखते हैं और समझते हैं कि कब कब वो साइकिल की सवारी कर चुका है। अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम सीट से 5 बार विधायक रह चुका है, जिसमें 1996 में उसे समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। 2002 में विधायक बनने के बाद अतीक अहमद फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया था। 2004 से 2009 तक फूलपुर से समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुका है। समाजवादी पार्टी ने 2008 में उसे पार्टी से निकाल दिया। 2014 में फिर अखिलेश उसे पार्टी में ले आए। अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या यह सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। धीरेन्द्र शास्त्री का आज मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दरबार सजा। आम लोगों के साथ साथ वीवीआईपी लोग भी पहुंचे। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने भी दरबार में परिवार के साथ हाजिरी लगाई, बाबा से आशीर्वाद लिया। टीकमगढ़ में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 7 दिन तक रामकथा सुनाएंगे। आज रामकथा से पहले कलश यात्रा भी निकाली गई। बाबा की बात सुनने अब देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आने लगे हैं। अर्जेंटीना से भी एक शख्स धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में पहुंचा। आज बाबा के दरबार में क्या क्या हुआ, कलश यात्रा में कैसे कैसे नारे लगे, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। भाई शालिग्राम गर्ग पर लगे आरोप के 7 दिन बाद बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अपने अनुयायियों के सामने आए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में इतने लोग शामिल हुए कि चारों तरफ बस लोग ही लोग नजर आ रहे थे। कलश यात्रा में डीजे बज रहा था, नाच गाने हो रहे थे, महिलाएं भी शामिल थी, पुरुष भी शामिल थे। कलश यात्रा में शामिल लोग हिंदू राष्ट्र वाला नारा लगा रहे थे। हिंदू राष्ट्र की बात धीरेन्द्र शास्त्री अपने हर कार्यक्रम से दोहराते हैं, तो उनके समर्थक, उनके अनुयायी भी हिंदू राष्ट्र की मांग को लगातार दोहरा रहे हैं। फिर चाहे वो छतरपुर का समागम हो या फिर टीकमगढ़ का, हर जगह से एक ही मांग उठ रही है, हिंदू राष्ट्र। जो हिंदू सो रहा था, आज आपको भाई उम्र दिख रही है ना, भीड़, वह भीड़ हमारे महाराज जी ने जगाई है और हमारे गुरु जी के सानिध्य में हम सभी राम भक्ति में लगे हुए हैं। है बाबा बागेश्वर में सनातन धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र जगाने के लिए ये लोग धर्म में जुड़े हुए हैं। कलश यात्रा का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग नगर में प्रवेश करके कलश यात्रा का आनंद ले रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारे भारत में हिंदू राष्ट्र बनना बहुत जरूरी है। जो गुरुजी हमारे जगाया है हिंदू राष्ट्र के बारे में, हम सब गुरुजी के साथ हैं और हमेशा उनका साथ देंगे। और गुरुजी ने बहुत ही अच्छा ये सब किया है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है महाराज आए, बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज से क्या सुनते हो, महाराज ऐसा क्या बोलते हैं? वो सब कुछ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं हम लोग, वो हमारे मन की बात कहते हैं। आपके मन की बात हिंदू राष्ट्र? हाँ, हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमारे सनातन के बारे में जानना, पहचानना, उसकी कलश यात्रा जब निकल रही थी तो कुछ मुस्लिम लोग भी श्रद्धालुओं पर फूल बरसा रहे थे, स्वागत कर रहे थे।
कलश यात्रा में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत किया गया। पूरे रास्ते भर फूलों की बारिश की गई। धीरेन्द्र शास्त्री भी लोगों का अभिवादन कर रहे थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पूरा टीकमगढ़ राममय हो गया है। धीरेन्द्र शास्त्री को चाहने वाले भी हैं तो उनके विरोधी भी हैं, जो उनकी हर बात को ढोंग बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जिसे दिव्य शक्ति कहते हैं, विरोधी उसे छलावा का नाम देते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम में आस्था रखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर बाबा में अपनी आस्था मानते हैं। जो कुछ है यथार्थ है, शक्ति है उनके अंदर, धर्म की सांस को लेकर चल रहे हैं, इसलिए सब कुछ है। कहीं कोई जो अफवाह उड़ाई जा रही है सब गलत है। वो कहते हैं पाखंडी है या कोई पाखंड नहीं है, वास्तविकता है। दूसरे लोग जिनको जलन हो रही है, जिनको तकलीफ हो रही है, वो ये झूठ ईर्ष्या वाले इनकी अफवाहें उड़ा रहे हैं। बाकी यथार्थ में है, बचपन से उन्होंने तपस्या की है और तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या का ये परिणाम आप देख रहे हैं सामने। हाँ, तो अब ये दूसरों के धर्म परिवर्तन के लिए तो वो कहते हैं, अब वो भी तो करा रहे हैं। दूसरे के धर्म परिवर्तन वो नहीं करा रहे, वो अपने घर वापसी करा रहे हैं। अच्छा, ये घर वापसी गलत नहीं है। मैं किसी कारण से अपना धर्म परिवर्तन करके दूसरे घर में पहुंचा हूँ, आज अपने घर में वापस आ रहा हूँ, ये धर्म परिवर्तन नहीं है। गलत करा रहे, सही करा रहे हैं महाराज जी, सही करा रहे हैं। ये सनातन धर्म है। धर्म से गुमराह करके किसी लालच में किसी को लालच देके धर्म परिवर्तन कराया गया है, तो ये सही नहीं होता है। सनातन ही प्राचीन धर्म है और सनातन के ही लिए महाराज जी जो कर रहे हैं वो अभूतपूर्व है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।